सो माय डियर, फिर से स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत पे इतना खुश हो रहे हो तुम्हें, चलो अच्छी बात है। तो आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखिए हमने एनएमआर देखा। एनएमआर में होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात होगी। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने पढ़ा है, चार्ज पार्टिकल अगर स्पिन करता है तो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। ठीक है, तो जो वो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्वांटाइज होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? क्वांटाइज होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है म्यू एस इक्वल्स टू माइनस जी बीटा अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1। ये एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है। एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो बीटा जो है और जी जो है ये क्या है ये समझ लेते हैं। जी तो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ओवर एंगुलर मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है उसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, जी की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 होती है। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होती है? 2 के इक्वल होती है फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2 की। और बीटा जो है दिस इज बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन। ठीक, बीटा क्या है? बोर मैग्नेटॉन है। और इसकी जो वैल्यू है इससे अभी आपको ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन अगर बात करें तो ये होती है 9। तो बीटा इक्वल टू होता है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 माइनस 24 बोर मैग्नेटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है जनरली मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर हम, तो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन या एटम की भी बात करें, एटम की भी बात करें, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन करता है। ठीक है, अगर एक स्पिन है उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक, उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन अगर आ गया उसका अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो जितना ये है उतना ही दूसरा हो गया, तो दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्हीं मॉलिक्यूल्स या एटम्स की सिग्निफिकेंट होगी जिनमें क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अकेला बचा होगा और वो स्पिन करेगा। स्पिन करेगा तो क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा तो उसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी जो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से होगी। उस इलेक्ट्रॉन स्पिन को आप रेजोनेंस में लाके उसकी कुछ स्टडी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही वैसे जैसे आप एनएमआर में करते थे। ठीक, अब इसको एनएमआर से कैसे कोरिलेट करूँगा मैं, देखो अभी समझेंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो जो स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो जो एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है जी बीटा बी एम एस के इक्वल। अगर बी प्रेजेंट है तो बी क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो ये जो ms है ना, ये ms यही है ये, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी हम दिखा रहे हैं जी बीटा बी इंटू ms। ms जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, ms जो है वो या तो होगा +1 या होगा ms होगा -1, यानी कि ये क्वांटम नंबर की बात है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगी या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो वो -1/2 जी बीटा होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो +1/2 होगी, ऐसा ही तो कुछ होगा। जनरली ये दोनों क्या होते हैं, माइनस और प्लस वाले ये दोनों क्या होते हैं, डीजेनरेट। क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है, तो उसकी अगर स्पिन +1 है या -1 है तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो यहाँ +-1/2 ये ms, ये दोनों क्या हैं, डीजेनरेट। अभी तक इनमें कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। जैसे ही इन दोनों को आप किसमें रखेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा, बी क्या किया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो माइनस वाला और प्लस वाला दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो एक की एनर्जी हो जाएगी -1/2 जी बीटा बी। बी का मतलब क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो जनरली एनर्जी तब होती है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है, लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड ये एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, जी बीटा बी ms। ms यहाँ -1/2 है और ऊपर क्या होगा, +1/2 जी बीटा बी। ये आपका हो गया E2 और ये हो गया E1, यानी कि लोअर दो एनर्जी स्टेट्स बन गए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको क्या चाहिए होती हैं, दो एनर्जी स्टेट, एक लोअर एक हाई। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अब रखें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा दोनों में क्या आएगा, एनर्जी गैप आएगा। यानी कैसे देखें, अगर हम निकालें डेल्टा ई, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो E2 कितना है, 1/2 जी बीटा बी, ठीक है। और E1 कितना है, माइनस का 1/2 जी बीटा बी। ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यस, डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू जी बीटा बी, यानी कि दोनों के बीच में जी बीटा बी के इक्वल एनर्जी गैप होगा। यानी कि एक चीज और, जी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने बताया 2 होती है, ठीक है। बी एटम टू बोर मैग्नेट्रॉन आपने बता दिया कितना कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या बचा होंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड मीन्स डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू बी, डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू बी। यानी कि अगर आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है तो दोनों के बीच में गैप भी ज़्यादा होगा। अब क्या होगा, अगर हम इसको इतनी एनर्जी दे दें कि जितना इन दोनों में एनर्जी का गैप है, तो ये रेजोनेट करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेट। और वो एनर्जी आती कहाँ से है, हमने NMR में भी पढ़ा था ना, वो एनर्जी कहाँ से आती थी, NMR में। NMR और ESR में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या, NMR होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी में, किसमें होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, जबकि ESR किस में रेंज में होती है, माइक्रोवेव में। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का गैप है वो ज़्यादा होता है किससे, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस +1/2 -1/2 NMR में भी होते हैं ना, तो उनका जो गैप है उससे ज़्यादा होता है यहाँ।
तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ उससे ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन यूज़ करते हैं। कौन सा? माइक्रोवेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी है मान लीजिए एच न्यू है, तो कब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होगा? जब एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। एच न्यू किसके इक्वल होगा? रेजोनेंस की कंडीशन में रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा, यहाँ पे कर देता हूँ, जब रेजोनेंस होगा, कब होगा रेजोनेंस? व्हेन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि एच न्यू इज इक्वल टू जी बीटा बी। एच न्यू इज इक्वल टू जी बीटा बी। क्लियर? इस यही प्रिंसिपल है आपका किसका? ESR का। अगर आप प्रिंसिपल समझ गए तो आगे की बातें समझ में आएंगी। अब इसमें एक और चीज़ होती है इंटरेस्टिंग, इसमें ना ये इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है और फ्री है तब तो ये एक सिग्नल देगा लोअर से हायर, लेकिन अगर ये फ्री नहीं है, अगर ये फ्री नहीं है, इसके साथ में क्या है अब और देखते हैं, इसके साथ में और भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनका कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो, तो अगर एक सिग्नल हमें ESR स्पेक्ट्रा मिलता कैसा है? ऐसे एक रीजन रहता है और इस पर इस तरीके का सिग्नल मिलेगा ऐसा, तो ये एक सिग्नल है, ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है, जो कि लोअर से हायर का है। तो इसके अलग अलग वैल्यू, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे। तो ये देखेंगे क्या होता है, अगर आपका ये तो हो गया, 2 में स्प्लिट हो गया, -1/2 एंड +1/2 जी बीटा बी, और ये जी बीटा बी, ये तो हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के आसपास ऐसा कुछ नहीं था जो मैग्नेटिक हो, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसकी 2 स्टेट्स बन गई। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ में एक प्रोटॉन आ जाए तो प्रोटॉन का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्रोटॉन का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन -1/2 था, इसके साथ में अगर एक प्रोटॉन हो तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो 2 स्टेट्स एक प्रोटॉन की बनेंगी, और ये कौन से वाले प्रोटॉन की? लोअर स्टेट वाले प्रोटॉन की। ऐसे हायर स्टेट वाले प्रोटॉन की 2 स्टेट्स बनेंगी, ठीक, हायर स्टेट के साथ। तो ये बनेगा जो है +1/2 -1/2, और ये -1/2, और ये +1/2। अब ट्रांजिशन कितने होंगे डियर? 1 और 1 2। अब इस केस में यहाँ क्या आ गया? 1 प्रोटॉन, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी प्रोटॉन के साथ तो नहीं है। अगर प्रोटॉन के साथ होने होगा तो उसका सिग्नल कैसा आएगा? उसका सिग्नल आएगा ऐसा, ये 2 पीक्स देगा, 1 और 1 2, ठीक है, समझ में आ रही बात? ऐसे ही और बढ़ जाते हैं, ये क्या आ जाएंगे? सॉरी 2 प्रोटॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन्स में कैसे ट्रांजिशन होगा अब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। कितने ट्रांजिशन होंगे? 4, 2 प्रोटॉन। देखो समझ में आया? नहीं आया? ऐसे ही और 3 हो जाए, कहानी बढ़ती जाएगी। एक कोई फ्री है तो एक ही, एक है तो 2, 2 है तो 4, ऐसे ही बढ़ते जाओगे। तो ये 2 प्रोटॉन्स के केस में कपलिंग होगी, फ्री में कपलिंग होगी। जैसे मान लीजिए मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके आसपास कोई प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में 1 प्रोटॉन हो, 2 हो, 3। तो आप स्पेक्ट्रा देख के आप ये प्रिडिक्ट करोगे कि क्या क्या होगा। और भी कई इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। अब इतना ही आज करते हैं, काफ़ी है।
ये सारा पढ़ना, ठीक है। समझ में आई कहानी एसआर की। एनएमआर और एसआर में एक बड़ा डिफरेंस, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी में होती है, ये माइक्रोवेव में होती है। क्लियर? थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।